जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं पहले भी कह चुका हूं कि खास कोई चिंता का विषय केरला और तमिलनाडु के लिए नहीं है, पौंडीचेरी के लिए भी नहीं है, लेकिन आसाम और वेस्ट बंगाल के लिए जरूर चिंता का विषय है। और जैसा कि आपने भी सुना है, आप भी जानते हैं कि किसान अपनी आवाज को लेकर के वेस्ट बंगाल में भी जा रहे हैं। लोगों तक वो अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वो अपने लिए वोट नहीं मांगने जा रहे हैं। वो आपसे ये भी नहीं कहने जा रहे हैं कि आप किसको वोट देंगे। वेस्ट बंगाल में किसान और वेस्ट बंगाल सहित बाकी 5 राज्यों में भी जहां चुनाव होने हैं वहां किसान जा रहे हैं, या वहां के किसान भी अलग से रैली करना चाहते हैं, लोगों के बीच जाना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं। वो आपके बीच वोट मांगने नहीं जाएंगे। किसान आपसे वोट मांगने नहीं जाएंगे। किसान आपके बीच बस ये बात लेकर जाएंगे कि जिस नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया, उनकी बातें अनसुनी की, उनकी समस्याओं को तरजीह नहीं दिया, उन्हें खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा, माओवादी कहा, नक्सलवादी कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, या जो भी मन में आए, तो किसान भी अब लोगों के बीच जाकर यह कहना चाहते हैं, आप लोगों के बीच आकर या इन 5 राज्यों के चुनाव में लोगों को यह बताना चाहते हैं, या प्रार्थना करना चाहते हैं, या उनसे यह अनुरोध करना चाहते हैं कि भाई आप जिसे चाहें उसे वोट दीजिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी को छोड़ करके, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी गैंग को छोड़ करके, या यूं भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को छोड़कर, या फिर अगर राजनीतिक भाषा में कहें तो एनडीए को छोड़कर किसी को भी आप वोट दे सकते हैं। तो किसान आपसे नरेंद्र मोदी को ना वोट देने के लिए क्या कह रहे हैं, यह आपको समझना पड़ेगा। किसान आपसे कह रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने किसान बिल ला करके इस देश को पूरी तरह से अडानी अंबानी, वॉलमार्ट, अमेजॉन, अमेरिका और चीन के हाथों में बेचना चाहते हैं। पूरे देश के किसानों को वो मजदूर बनाना चाहते हैं। पूरे देश के किसानों से उनकी जमीन छीनना चाहते हैं। ये बात आपके बीच किसान रख रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से, और अब वो आपके बीच, आपके शहर, आपके पास आकर के भी यही बात कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के इन तीनों बिलों का परिणाम क्या होगा। किसानों की तरफ से मैं भी आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा। मैं भी आपसे यह कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि आपका अधिकार है वोट देना, आप जरूर दीजिए, लेकिन आप कुछ बातों को ध्यान में रख करके वोट दीजिए। चुनाव में कोई मुद्दा तो होता है, कोई ना कोई मुद्दा होगा, है तो उन मुद्दों को उन मुद्दों पर विचार करके, सोच समझ करके आप वोट दीजिए। आप उनको सुन करके निर्णय लीजिए। आपको लगे कि किसान गलत बोल रहे हैं तो आप जो चाहे फैसला लें, लेकिन अगर आपको लगे कि किसान सही बोल रहे हैं तो किसानों की बात मान करके किसी भी कीमत पे आप नरेंद्र मोदी गैंग को वोट ना दें। नरेंद्र मोदी और चड्ढी गैंग को वोट ना दें। गैंग शब्द मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब वो पार्टी नहीं रही, अब वो ये एक गैंग बन चुकी है जो एन केन प्रकारेण लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनाने के मिशन पर काम कर रही है।
तो किसान आपके बीच आपको यह बता रहे हैं, या मैं किसानों की तरफ से अगर कहूं तो आपसे यह कह रहा हूं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, आपको अपने जो आपसे वोट मांग रहे हैं उनसे सवाल कीजिए। नरेंद्र मोदी गैंग से क्या सवाल है, किन सवालों का जवाब आपको मिल जाए तो आप जरूर वोट दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, वरना आप किसी को भी वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी गैंग यानी एनडीए को आप वोट मत दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल नरेंद्र मोदी से यह जरूर पूछिए, पहला सवाल नरेंद्र मोदी से यह जरूर पूछिए कि जब भारत में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जब भारत में सरकार भी अनाज रखती है, जब भारत में दूसरे और व्यापारी भी खरीदकर भंडारण करते हैं, जब भारत में ऐसी मतलब अनाज का वितरण और अनाज का डिवाइडेशन पूरी तरह से है, थोड़ा थोड़ा सबके पास, उस स्थिति में जब अनाज उद्योगपतियों के पास पहुंचता है, जो किसानों से रुपया किलो खरीदा जाता है, वो गेहूं के शक्ल में, अगर मैं सिर्फ एक अनाज की बात कर रहा हूं, इससे पूरे अनाजों को आप समझ सकते हैं, तो गेहूं 14 रुपया किलो या उससे नीचे किसानों से खरीदा जाता है। लेकिन आज मैंने अपनी टाइमलाइन पे डाला मेरे दोस्त, और आज सीधे अंबानी की दुकान पे गया था जिसका नाम है रिलायंस स्मार्ट। पहले रिलायंस डिपो था, अब रिलायंस स्मार्ट के नाम से वो दुकानें परिवर्तित हो गई हैं, तो रिलायंस स्मार्ट। उस दुकान पर गेहूं का दाम 44 रुपीस पर किलो था, 44 रुपया पर किलो। जो गेहूं किसानों से 14 रुपया किलो खरीदा गया है और वितरण की स्थिति में है, यानी फूड कॉर्पोरेशन के पास भी है, सरकार के पास भी है, छोटे व्यापारियों के पास भी है, बड़े व्यापारियों के पास भी है, मध्यवर्गीय व्यापारियों के पास भी है, फिर भी जब अडानी अंबानी के पास पहुंचता है तो वो उनकी दुकान में, आज मैंने दाम डाला है पूरे प्रमाण के साथ, कि 44 रुपया किलो गेहूं बेच रहे हैं, और आटे का दाम है 43 रुपया किलो, 43 रुपीस पर किलो। आटे का दाम है 43 रुपीस पर किलो। यह रिलायंस के डिपो की बात कर रहा हूं, अंबानी के दुकान की बात कर रहा हूं, जिसके लिए नरेंद्र मोदी मरे जा रहे हैं पूरे देश का अनाज अडानी अंबानी को सौंपने के लिए। अब सवाल उठता है, आप नरेंद्र मोदी जब आपके बीच आए, चुनाव के वोट मांगने आए, तो आप सवाल यह जरूर कीजिए कि आज अगर 14 रुपया किलो किसानों से गेहूं खरीद करके अडानी अंबानी अपनी दुकान में 44 रुपया किलो बेच रहे हैं, 30 रुपया किलो सीधे सीधे प्रॉफिट। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब, या नरेंद्र मोदी से पूछिए, या उनके भारतीय जनता पार्टी के हिजड़ों से पूछिए, दलालों से पूछिए, या जो एनडीए के रूप में आपके बीच चुनाव में वोट मांगने आए, उनसे आप सवाल जरूर कीजिए और पूछिए कि जब अनाज गेहूं सिर्फ अडानी और अंबानी के गोडाउन में होगा, उनकी दुकानों में अवेलेबल होगा, तो गेहूं का दाम 200 रुपया किलो होगा और 199 रुपया कम, क्योंकि आज का भाव के अनुसार मैं बता रहा हूं, 199 रुपीस पर किलो आटा मिलेगा। इसका सामना देश कैसे करेगा? ये मोदी गैंग से, मोदी के हिजड़ों से, भारतीय जनता पार्टी के हिजड़ों से, चड्ढी गैंग के हिजड़ों से जरूर आप पूछिए कि इसका सामना देश कैसे करेगा। देश कैसे 200 रुपया किलो, मतलब 199 रुपया, 199 रुपीस पर किलो आटा खरीदकर कैसे खा पाएगा, कैसे जिएगा? और जब वो बोले कि ऐसा नहीं होगा, तो उनको अपना फटा हुआ जूता निकालना और उसके मुंह पे दे मारना। कुछ नहीं होगा, जूता मारने से कोई आपको सजा नहीं होगी। किसी भी भारतीय जनता पार्टी और किसी भी हिजड़े पर जूता चलाने से आपको सजा नहीं होगी। आप मान लीजिए, यह प्रतीकात्मक होता है, जूता निकालकर उसके मुंह पे मारना और बोलना, तब पूछना कि आज पेट्रोल और डीजल का दाम 100 रुपया लीटर है, तो उसको कम करने के लिए
कोई व्यवस्था या कोई कानून आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है क्या? और नहीं है तो क्या कोई कानून, जब ये किसान बिल लागू हो जाएगा तो कोई कानून ऐसा है जो अडानी और अंबानी से यह पूछ सके कि आप गेहूं 200 रुपया किलो मत बेचो या 199 रुपीस किलो आटा मत बेचो? ऐसा कहने का कोई कानून, कोई आधार, कोई अधिकार आपके पास है क्या? अगर है तो मैं आपको वोट देने के लिए तैयार हूं। दूसरा सवाल इन हिजड़ों से पूछना, इन दोगलों से पूछना, इन अंग्रेजों की नाजायज औलादों से पूछना, इन आरएसएस के लोगों से पूछना, इन एनडीए के लोगों से पूछना। दूसरा सवाल कि जब किसान बिल के जरिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए सीधे खेत से, सीधे जमीन से जो अनाज उत्पन्न होगा वो अडानी अंबानी के गोडाउन तक का रेट तय होगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो एमएसपी पर कैसे बेचा जाएगा और क्या बेचा जाएगा? एपीएमसी की मंडी में कैसे बेचा जाएगा और क्या बेचा जाएगा? इसका मतलब है कि एपीएमसी अपने आप बंद हो जाएगी, एमएसपी अपने आप बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, इसका कोई आधार आपके पास है क्या? अगर वो उचित उत्तर आपको दे तो आप उनको वोट देना, नहीं तो उनको वोट मत देना। दो बिल, किसान बिल का क्लियर रूप से आपको समझा दिया मेरे दोस्तों। और तीसरा बिल, कहीं भी बेच सकते हैं, यह आपके लिए बिल है ही नहीं, क्योंकि वो कहीं भी खरीद सकते हैं। अडानी अंबानी के लिए बिल बनाया गया है, उनको ट्रांसपोर्टेशन करने में कोई दिक्कत ना हो और वो ट्रांसपोर्ट करके ले जाकर के अपने गोडाउन में जहां सुविधा रहे वहां रखें और वहां बेचें। वहां आपको अनाज बेचें, गेहूं बेचें, या आपको आटा बेचें, या आपको आटा और गेहूं दोनों ना बेच करके आपको क्या कहते हैं, पिज्जा का बेस बनाकर बेचें, आपको पराठा बनाकर बेचें, आपको जो भी बनाकर बेचें। मतलब अब सब कुछ उनके हाथ में होगा। यह है 3 किसान बिल जो पूरे देश से उनकी रोटी, उनकी रोजी छीन लेगी। अब प्रश्न उठता है कि हो सकता है कि कुछ कमाने वाले मध्यवर्गीय लोग 200 रुपया किलो आटा खरीदकर खा लेंगे, लेकिन उनका क्या होगा जिनको नरेंद्र मोदी ने इस कोरोना पीरियड में 84 करोड़ देशवासियों को, नरेंद्र मोदी कहते हैं, आपका यही दोगला कहता है कि मैं 84 करोड़ लोगों को अनाज देकर के मुफ्त में उनको ऐश करवाया, त्योहार मनवाया, जिंदा रखा, या मैंने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब ऐसी किसी भी परिस्थिति में उनको नरेंद्र मोदी कहां से अनाज ला करके देंगे? क्या 200 रुपया किलो अडानी अंबानी से खरीद करके अनाज राशन कार्ड पे बांटा जाएगा, या मुफ्त में आम आदमी को दिया जाएगा, या भूखे लोगों का पेट भरा जाएगा? ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा? आप पूछिए। और सबसे बड़ी बात, तो क्या आगे राशन कार्ड पर जो 84 करोड़ लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, जिनका एक दिन का आय 100 से लेकर 200 रुपए से अधिक नहीं है, वो अपने परिवार को अगर आटा खरीद भी लिए 200 रुपए का 1 किलो, तो अपने परिवार को नमक, तेल, दाल, चावल या और दूसरी चीज कहां से लाएंगे और कैसे अपने परिवार को जिंदा रखेंगे? इसका कोई खाका या इसका कोई जवाब इन हिजड़ों के पास मिल जाए तो आप वोट इनको दे देना, नहीं तो आप इनको वोट किसी भी कीमत पे मत देना। अगर आप वेस्ट बंगाल के हैं, तमिलनाडु के हैं, केरला के हैं, पांडिचेरी, जहां से भी हैं, आपके बीच अगर ये हिजड़े, अगर ये कुत्ते, अगर ये हिजड़े आते हैं आपके बीच वोट मांगने, तो इनसे पूछो कि क्यों न वोट बैलेट पेपर से करवाया जाए। आप वोट बैलेट पेपर से करवाइए, क्यों नहीं करवाओगे? हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, आप इनसे पूछिए। आपको बैलेट पेपर से चुनाव करवाने में क्या दिक्कत है? क्यों आप बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवाना चाहते?
अगर ये उचित उत्तर देते हैं तो ठीक है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये बैलेट पेपर से, और मैं कहता हूं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अरे असल बाप की औलाद है तो ये करके दिखा, ठीक है। मैं नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको कहता हूं, अगर आप असल बाप की औलाद हैं, अगर आपके अंदर खून असली है, प्योरिटी है आपके ब्लड में, तो आप इस चैलेंज को स्वीकार कीजिए। पहला चैलेंज, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, स्वीकार करो आज के दिन ब्लैक मनी होल्डर भारत में कौन है, भारत में या भारत से बाहर। टुडे आप वो लिस्ट जारी कर दो जो स्विस बैंक ने आपको दिया है और जो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि सार्वजनिक किया जा सकता है, जिसे स्विस बैंक भी कह चुका है कि इसे हम सार्वजनिक करने के लिए ही दे रहे हैं। चैलेंज स्वीकार करो नरेंद्र मोदी, रिवील द लिस्ट, पब्लिश करो, देश को बताओ कौन है वो काले धन वाले। किसी भी मत से, मर्द की औलाद हो तो गुजरात, तो वेस्ट बंगाल का चुनाव है, असम का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, केरला का चुनाव है, पुदुचेरी का चुनाव, यहां इसको मुद्दा बनाइए, आप काले धन पर वोट मांगिए। काले धन के बारे में आप जग जाहिर कीजिए और जग जाहिर करके आप वोट मांगिए। नरेंद्र मोदी, आपकी रैली में टमाटरों और सड़े अंडों का कि बौछार ना हो जाए तो बोलना है। अगर हिम्मत तो स्वीकार करो चैलेंज।